हेलो बच्चों। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी डिफरेंट टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, और आज हम बात करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, मींस कंजर्वेशन लॉज। तो फर्स्ट लॉ है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी तो शायद आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कहीं पे। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं तब मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो क्या है मैकेनिकल एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जब इकट्ठा होती है तब बनती है मैकेनिकल एनर्जी। तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट मीन्स अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो उसके सामने उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो उसके सामने उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी। यानी कि टोटल एनर्जी जो है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हाँ बच्चों, अगर आपको किसी भी कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। ये ऊपर मेरे नंबर दिए हुए हैं। आगे बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो जैसे एनर्जी थी वैसे ही मास है। तो हम क्या बोल सकते हैं? मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बट ऐसा आइंस्टाइन का आइंस्टाइन ने जब तक शोध नहीं की थी तब तक ये माना हुआ था कि मास को हम बना भी नहीं सकते और मास को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। बट जब आइंस्टाइन ने E इक्वल टू का जब फाइंड आउट किया तब उसने एक चीज देखी कि मास का कन्वर्जन हो रहा है एनर्जी में और एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है मास में। तो वो तो आगे की बात है। बट हम जो भी अभी करेंगे फिजिक्स में, क्लासिकल फिजिक्स में हम जो भी सीखेंगे उसमें हम मास को कंजर्व ही लेके आगे चलेंगे, यानी कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जस्ट एक बार मैं रीड करके जाती हूँ। Until the advent of Einstein's theory of relativity, the law of conservation of mass was regarded as another basic conservation law of nature. Since matter was thought to be indestructible, it was an important principle used. For example, in analysis of chemical reaction, it is chemical reaction, the total mass of the reactant is the same as the total mass of the product. The changes in the binding energy are too small to be measured as the change in mass. तो केमिस्ट्री में ये रूल बहुत ज़्यादा काम आएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास। आगे बात करते हैं हम लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन। अच्छा, लॉज ऑफ कंजर्वेशन का क्या इम्पोर्टेंस है प्रॉब्लम सोल्व करने में? तो इट often happens that we cannot solve the full dynamic of the complex problem involving different particles and forces. The conservation law can be still provide useful result. ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएंगे आपको भी 11th में जहाँ पे हमें ये लॉ यूज करना होगा, कंजर्वेशन लॉ। जैसे कि we may not example, we may not know the complicated force that act during the collision of two automobiles, yet momentum of the conservation law enable us to bypass the complication and predict the rules out possible outcome of the collision. जैसे कि दो ऑटोमोबाइल्स, जैसे एक साइकिल मान लो एक बाइक है और एक कार का एक्सीडेंट होता है, तो सबसे ज़्यादा किसको चोट लगेगी? बाइक वालों को, ये तो हमें नेचुरली पता है। बट वो फोर्स कितना था, तो वो हमें सोल्व करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काम आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे हम ये लॉज यूज़ करते हैं। ठीक है,
हाँ बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। दिस चैप्टर इज जस्ट ए इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स एंड दिस इज नॉट मच इम्पोर्टेंट। दिस ओनली इन 2 marks, 2 to 3 marks in our board exams. दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन। इन सब इसमें जो जो भी हमने पढ़ा है उसका डिटेल स्टडी हम आगे के चैप्टर्स में करेंगे, और कई टॉपिक का स्टडी हम 12th स्टैंडर्ड में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इतनी थियरी आप अच्छे से कर लेना।